हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे लेक्चर 8 का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक भी 8 ही है। ऑब्जेक्ट क्लास आज हम पढ़ेंगे और इक्वल्स एंड हैश कोड भी आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसी के ही दो फंक्शंस होते हैं, इक्वल्स एंड हैश कोड। ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर होता है प्रोटेक्टेड, ये काफी हेल्पफुल होता है। एक तरीके से आप देखा जाए तो जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आपका प्राइवेट और पब्लिक के बीच का मीडिएटरी पार्ट है। मीडिएटरी पार्ट मीडियम पार्ट क्यों है? क्योंकि ये आपको एक्सेसिबिलिटी भी देता है, बट इतना ओपन एक्सेस भी नहीं देता कि आपके जो डेटा मेंबर्स है वो पब्लिक हो जाए, ठीक है। लेकिन पूरा कंप्लीटली प्राइवेट भी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो क्लासेस इनहेरिट कर रही है किसी क्लास को, वो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पाए। तो इसका एक बार पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम आज वाले जो मेन टॉपिक्स है हमारे ऑब्जेक्ट क्लास और इक्वल्स एंड हैश कोड को डिस्कस करेंगे। तो कल आपने देखा हमने एक क्लास बनाई थी पैकेज 1 में, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। पैकेज 1 के अंदर हमने एक क्लास बनाई थी एनिमल 2, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया था void it। अभी क्योंकि इसके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लग रखा है, इसका मतलब ये किस टाइप का आपका मेथड है, डिफॉल्ट टाइप का है। अब सपोज मैं दूसरे एक पैकेज में जाती हूँ, पैकेज 2 में, ठीक है, और पैकेज 2 में जाके मैं एनिमल 2 क्लास को एक्सटेंड कर, 2 क्लास कहाँ बनी हुई है मेरी, पैकेज 1 में बनी हुई है, और इसको किसने एक्सटेंड किया है, कैट क्लास ने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई वांट टू कॉल दिस मेथड ईट मेथड। ये ईट मेथड एनिमल 2 का है, ठीक है, और क्योंकि क्लास जो है कैट वो एनिमल 2 क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो ये इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों? क्या लिख रहा है, ईट मेथड इज नॉट पब्लिक इन दिस एनिमल 2 क्लास, सो कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज तो ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी मेथड डिफॉल्ट है तो वो आउटसाइड पैकेज एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे किसी क्लास ने उसको इनहेरिट ही ना किया हो तो भी ये क्या होगा, कोई क्लास चाहे इनहेरिट करे चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिफॉल्ट अगर कोई भी मेंबर है तो वो आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अब हमको अगर इसे एक्सेस करना है तो दो ऑप्शन है, या तो हम इसको पब्लिक बना दें, लेकिन अगर हम पब्लिक बना देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, कोई भी मेथड इसको, कोई भी क्लास इसको एक्सेस कर पाएगी, ठीक है। तो उसकी जगह जावा ने क्या फीचर प्रोवाइड कराता है, एक आपका जो एक्सेस मॉडिफायर का है उसमें आता है आपका प्रोटेक्टेड। अगर मैं इसे प्रोटेक्टेड डिफाइन कर देती हूँ, हमारा जो ईट मेथड है उसको मैंने क्या दे दिया, उसका एक्सेस स्पेसिफायर अगर प्रोटेक्टेड दे देती हूँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक एरर जो है वो रिजॉल्व हो गई। एरर क्यों रिजॉल्व हो गई? क्योंकि अब आपने क्या करा है, जो मेथड है एनिमल 2 के अंदर उसको हमने बना दिया है प्रोटेक्टेड, तो जो कैट क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है वो इस मेथड को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो ये इनसाइड द क्लास आप प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये रन भी हो जाएगा, और आपको सबसे पहले जैसे आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अच्छा यहाँ पे हमने जैसे इस मेथड को कॉल नहीं करा है, तो अभी तो आई थिंक कोई आउटपुट आएगा नहीं, बट हम इस मेथड को कॉल करके देखते हैं। ओके, अभी तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट तो बना दिया बट मैंने यहाँ पे कोई मेथड नहीं कॉल करा। तो देखिए जैसे मैं मेथड, देखिए मेथड में सिर्फ ये आपको ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, जो म्याऊ इसका खुद का मेथड है सिर्फ वो ही दिखा रहा है। जो ईट मेथड है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, वो आप क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको कॉल करेंगे तो जैसे ही इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो पहले ईट मेथड कॉल होगा जो इसकी पेरेंट क्लास के अंदर है, और उसके बाद इसके जो भी बाकी कोड है वो आपका एज इट इज चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको एक बार वापस एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये देखिए आ गया, ईट से ईट मेथड कॉल भी हो गया और म्याऊ मेथड भी कॉल हो गया, ओके। तो ये इस तरीके से आप प्रोटेक्टेड मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे प्रोटेक्टेड मेथड हो या प्रोटेक्टेड डेटा हो, उसको आप इनहेरिट क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं और विद इन अ पैकेज भी एक्सेस किया जा सकता है। बस कंडीशन क्या है, क्लास आप इनहेरिट करना आपको यहाँ पे कंपलसरी है। अब चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ।
और आज के जो टॉपिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे कंटेंट भी मिलता है, सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं और एज वेल एज आपको पता ही है जैसे मैं पीडीएफ्स भी आपको नोट्स की शेयर करती रहती हूँ टाइमली। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सके। ये सब हमने पढ़ लिया था। कल हमने एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी देखी थी कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है वो जावा में सपोर्ट नहीं करता। देखो ये पॉइंट अभी आज वाले लेक्चर में भी बहुत काम आने वाला है, अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास। तो देखो क्या है, द क्लास ऑब्जेक्ट फॉर्म्स द रूट ऑफ द ओवरऑल इनहेरिटेंस ट्री ऑफ ऑल जावा क्लासेस। तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज यहाँ पे देखिए। जब हमने यहाँ पे क्लास का कैट क्लास का सपोज से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, अभी इसमें इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं बता रहे, अभी सिर्फ आप समझिए या फिर चलिए यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ हमने क्या करा है, एक क्लास बनाई है एनिमल 2 और इसके अंदर सपोज मैं बनाती हूँ इसका एक पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इस एनिमल जो क्लास मैंने बनाई है इस एनिमल क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ओबीजे नाम से, ठीक है, न्यू, ठीक है, एनिमल 2 और ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे मैं ओबीजे डॉट करती हूँ तो देखिए कितने सारे मेथड्स आ गए। मैंने तो क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेथड बनाया है ईट, तो ठीक है ईट मेथड तो हमने डिफाइन किया है तो ये आ रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखिए हैश कोड, टू स्ट्रिंग, इक्वल्स, गेट क्लास, क्लोन, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट, मतलब देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। ओके, इतनी चीजें तो हमने इसके अंदर डिक्लेयर भी नहीं करी है कहीं पर भी, लेकिन ये जब भी जैसे मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो ये सारी फीचर्स जो है मुझे अवेल करवा रहा है यहाँ पर। तो ये मेथड्स कहाँ से आए, ठीक है, एनिमल क्लास के अंदर तो सिर्फ एक ही मेथड था ईट, लेकिन उसके अलावा ये सारे मेथड्स कहाँ से आए, तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है वो रूट पेरेंट होती है हर एक क्लास का जावा के अंदर। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई क्लास है वो यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन की है, ठीक है, तो जब कंपाइलर देखता है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी एक्सटेंड नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस क्लास को किसके इनहेरिट करवा देता है। ये मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझिए आप, जैसे हमारी क्लास है एनिमल, एनिमल क्लास किसी को भी अभी इनहेरिट नहीं कर रही, लेकिन अभी भी हमारे पास इसके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो जो बाकी मेथड्स हैं, हमने तो सिर्फ ईट मेथड कॉल किया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ये मेथड्स आ रहे हैं। तो ये मेथड्स इसको कहाँ से मिल रहे हैं, एनिमल क्लास को ऑब्जेक्ट क्लास से। यानी ये ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो रूट क्लास होती है, रूट क्लास बोल लीजिए या सब क्लासेस की पेरेंट होती है, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं ये सारे जो इस एनिमल 2 के अंदर क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है हर क्लास की यहाँ पे पेरेंट होती है। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ भी एक्सटेंड नहीं कर रखा तो कंपाइलर क्या करता है, इस क्लास को इम्प्लिसिटली किससे एक्सटेंड करवा देता है, ऑब्जेक्ट क्लास से, ठीक है। तो ये चीज होती है ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन सेवरल मेथड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ एवरी क्लास यू राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने सपोज यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे तो मैं लिख रही थी क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल 2। तो जब कंपाइलर यहाँ आएगा तो वो देखेगा कि कैट क्लास ने ऑलरेडी एक क्लास को एक्सटेंड कर रखा है। तो यहाँ पे कैट क्लास कुछ नहीं कर, यहाँ पे कंपाइलर कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आप हमारे जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट कॉमा एनिमल 2, क्योंकि वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। तो फिर हम यहाँ पे अगर सी ऑब्जेक्ट को देखें, यहाँ देखें सी डॉट, तो देखिए लेकिन यहाँ पर भी आपको सारे ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स मिल रहे हैं, टू स्ट्रिंग मिल रहा है, हैश कोड मिल रहा है, इक्वल, गेट क्लास, ये सारे ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड होते हैं। अभी हम समझेंगे इनका क्या मतलब होता है। तो आप देखिए यहाँ पर तो कैट क्लास ने ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं किया था, बट फिर भी उसको ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड्स क्यों मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस तो सपोर्ट नहीं करता लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास थी, ठीक है, एक क्लास है हमारे पास एनिमल 2 और एक क्लास है हमारे पास कैट। ऑब्जेक्ट क्लास हमारी पेरेंट क्लास है जिसके अंदर ये सारे मेथड्स अवेलेबल है, हैश कोड, गेट क्लास, टू स्ट्रिंग, नोटिफाई ऑल एंड एटसेट्रा, ठीक है। क्योंकि एनिमल 2 क्लास ने किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं किया तो कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली किससे एक्सटेंड करवा देगा, ऑब्जेक्ट क्लास से, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, एनिमल 2 के अंदर भी आ जाएंगे। और कैट क्लास ने किसको एक्सटेंड किया है,
एनिमल 2 को, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो मैंने कल आपको बताया था जब हमने देखा था कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन वाली जब रिलेशनशिप हमने देखी थी तो उसमें क्या था, जब इस तरीके का इनहेरिटेंस होता है तो जो चिल्ड्रन है उसके पास पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज भी आती हैं और साथ ही किसकी प्रॉपर्टीज भी आएंगी, ग्रैंड पेरेंट्स की भी आएंगी। क्यों? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स क्लास को किसने इनहेरिट कर रखा है, पेरेंट क्लास ने। तो पेरेंट के अंदर ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टीज आ गई और क्योंकि इस क्लास को जो आपके चिल्ड्रन क्लास है, अभी हमारे यहाँ पे कैट है, उसने इनहेरिट कर रखा है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी, एक्सेसिबल वाली प्रॉपर्टीज, वो सारी किसको मिल जाएंगी, वो आपकी कैट क्लास को भी मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए आप ये समझिए कि यहाँ पे जब कैट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमको ये सारे मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप कितनी भी क्लासेस बना लीजिए, है ना, जावा के अंदर आप सपोज सारी क्लासेस, कोई ना कोई क्लास अगर किसी ने किसी को इनहेरिट कर रही है तो भी कोई ना कोई एक क्लास तो ऐसी होगी जो किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रही होगी, तो उस केस में वो क्लास किसको बाय डिफॉल्ट इनहेरिट करेगी, ऑब्जेक्ट क्लास को। और उसकी वजह से जो मल्टीपल लेवल चलेगा, जो आपका मल्टी लेवल जनरेशन चलेगा, उसमें उस ऑब्जेक्ट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो आपके बाकी क्लासेस में भी अवेलेबल होंगे। ओके, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास। इसके मेथड्स अब हम समझते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन सेवरल मेथड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ एवरी क्लास यू राइट। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, एक टू स्ट्रिंग मेथड हमने यूज करके देखा था। ये आपको क्या बताता था, ऑब्जेक्ट की स्टेट बताता था। ठीक है ना। तो अगर हम जाएं, अब हम सपोज एक क्लास बना लेते हैं, या फिर हम चलो यहाँ पे ही एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो पहले मैं इसको हटाती हूँ और यहाँ से इसे भी हटाते हैं ताकि एरर हटे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक सिंपल क्लास बनाई है एनिमल 2 की। अब मैं चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट और ओबीजे को अगर मैं प्रिंट करके देखती हूँ, ठीक है, तो देखिए जब मैं ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलाऊंगी और यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाह रही हूँ, तो देखिए क्या प्रिंट करके देगा आपको। देखिए इसने क्या करा, क्लास का नेम प्रिंट करके दिया और एट द रेट के बाद कुछ नंबर्स यहाँ पे प्रिंट करके दे दिए। तो ये बेसिकली क्या करता है, जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो ये किस मेथड को कॉल करता है, बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। चाहे आप ओबीजे लिखें, चाहे आप टू स्ट्रिंग मेथड, ओबीजे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लिखे, दोनों ही बात सेम है। अगर आप इनको रन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लास का नेम एट द रेट, और ये जो नंबर मिलता है ये क्या होता है, ये हैश कोड होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए क्लास का नेम एट द रेट हैश कोड, तो कभी भी इस तरीके से आ जाए, जब आपने टू स्ट्रिंग को खुद से इंप्लीमेंट नहीं किया है तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन है उस मेथड को कॉल करेगा और वहां पे जो भी उसकी डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली इस मेथड को एग्जीक्यूट यहाँ पे करके आपको दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, अभी हम इसको ओवरराइड करके भी आपको बताएंगे क्या मतलब होता है ओवरराइड का। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्लास जो है ना उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, गेट क्लास, हैश कोड, वेट, टू स्ट्रिंग, नोटिफाई ऑल, नोटिफाई, फाइनलाइज, इक्वल्स एंड क्लोन। तो इन मेथड्स में से जो ये तीन मेथड्स हैं आपके, फाइनलाइज, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल, ये तीनों हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये तीनों तो हम मेथड किसमें पढ़ने वाले हैं, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें होगा आपका गेट क्लास, हैश कोड, टू स्ट्रिंग मेथड एंड इक्वल्स। क्लोन जो होता है उसे रिकमेंड नहीं किया जाता है, बट आप ये मेथड देख सकते हैं, आपको नेट पे इजीली इनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। जो मेन जो बेसिक मेथड्स हैं इसके, है ना, जो मोस्टली यूज होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं, गेट क्लास, हैश कोड, टू स्ट्रिंग मेथड एंड इक्वल्स। टू स्ट्रिंग मेथड तो हमने देखा क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को बताता है। इसी तरीके से अगर हम हैश कोड वाला मेथड देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे सपोज मैं अगर ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं ओबीजे डॉट, देखिए हैश कोड मेथड भी दे रहा है ये हमको क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का है। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो देखिए ये हमको क्या मिल गया, इस ऑब्जेक्ट का कोई हैश वैल्यू जो भी इसने कैलकुलेट की होगी अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैश कोड का मेथड डिफाइन है, वहां से ये हैश कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू, ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, जब आप हैश कोड मेथड को कॉल करते हैं तो वैल्यू किसमें आपको रिटर्न करके देता है, ये डेसिमल के अंदर, यानी कि 10 बेस के अंदर, बेस 10 के अंदर करके देता है। और यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रहा है हैश कोड की, वो किस में दे रहा है, हेक्साडेसिमल में। तो जब आप इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो आपको यही सेम वैल्यू मिलेगी सेम ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हैश कोड होता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे obj.get क्लास को अगर कॉल करें,
ठीक है। तो गेट क्लास क्या कॉल कर आपको रिटर्न करके देगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस मेथड को कॉल करा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो जैसे इसको हम वापस रन कराते हैं, देखते हैं हमको ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास से क्या मिलता है यहाँ पे। ये देखिए क्या मिला हमें, क्लास package1 डॉट animal2, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास से क्या मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, animal2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने obj नाम से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, package1 कौन से पैकेज के अंदर है, डॉट और कौन सी क्लास के अंदर है, ठीक है, तो animal2 के अंदर है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो हैं आपके इक्वल्स मेथड और हैश कोड और इक्वल्स मेथड। देखिए यहाँ पे जो भी मेथड्स है आप इनको ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड का क्या मतलब है, पहले हम वो समझते हैं। हम एक नई क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उससे हम इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्लास को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक नई क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या समझना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लास समझना चाह रहे हैं। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लास बना दी, ठीक है। यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो जाएगा। अब सपोज मैं इसी फाइल के अंदर एक क्लास और बनाती हूँ स्टूडेंट नाम से, ठीक है। स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, नेम आपका हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। इसकी आईडी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट में क्या एरर दे रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। ओके, ये हमने पैकेज जो होते हैं हमेशा सबसे बिगिनिंग में डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। इंट में हमने ले ली है इसकी एज और एक हम ले लेते हैं इसकी आईडी, ठीक है। सपोज हम चाहते हैं कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं जब भी ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्ट इन तीनों वैल्यूज को इनिशियली पास करे। तो देखिए हम राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पे जाएंगे, जनरेट में देखिए कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आ रहा है। कंस्ट्रक्टर में हम चाहते हैं कि तीनों वैल्यूज जो हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू पास की जाए। तो देखिए ये तीनों वैल्यूज ने हमें कंस्ट्रक्टर जनरेट करके दे दिया। इसी तरीके से अगर ये वैल्यूज हमें प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमें गेट मेथड चाहिए। तो आप देखिए वापस राइट क्लिक करिए, जनरेट पे जाइए, देखिए गेटर मेथड आ गया। इस गेटर मेथड को हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में, और इससे हमको क्या करना है, हमको तीनों वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो हमने एक गेटर मेथड बना लिया। तो इससे क्या होगा, अगर नेम चाहिए होगा तो नेम रिटर्न हो जाएगा, एज चाहिए होगा तो गेट एज कॉल कर लेंगे, और आईडी चाहिए होगा तो गेट आईडी कॉल कर लेंगे। अब देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, टू स्ट्रिंग कॉल करा रहे थे। तो टू स्ट्रिंग से क्या हो रहा था, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, तो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं किसका, हमारी क्लास क्या है, स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। मैंने इसको स्मॉल से दे दिया बट कैपिटल से ही देना होता है। स्टूडेंट क्लास से मैंने बना दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं student1, ठीक है। यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। देखिए एरर आ रही है यहाँ पे। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने किस तरीके का कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया नहीं है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आपको यहाँ पे पैरामीटर्स देने होंगे। तो सपोज हम फर्स्ट पैरामीटर दे देते हैं राम, ठीक है। उसके बाद ये क्या मांग रहा है, इसकी एज और फिर आईडी। राम है, ठीक है, एज सपोज इसकी है 25 और आईडी है इसकी 1, ठीक है। ये हमने करा। अब सपोज मेरे को इसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कराया। अगर मैं student1 लिखूं चाहे student1 डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लिखूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझाया था और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या कर दे देगा, ये ऑब्जेक्ट की स्टेट दे देगा। ऑब्जेक्ट की स्टेट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन है ना, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज रिटर्न करके दे देगा। अच्छा हमने ये वाली क्लास नहीं रिटर्न कराई, हमें यहाँ से रन करवाना था, इसने वो पिछले वाला जो animal2 वाली क्लास थी उसी को ही रन करके दे दिया। तो देखिए इसने क्या करा, क्लास का नेम यहाँ पे दे दिया और @ उस क्लास का सॉरी ऑब्जेक्ट का हैश कोड आपको यहाँ जनरेट करके दे दिया। अब देखिए आप देखा जाए तो ये इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर सकते हो। ओवरराइड वैसे तो हम पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि हम इस टू स्ट्रिंग मेथड को खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कि हम अगर student1 डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करें तो हम क्या आउटपुट चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन में, तो वो चीज हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जनरली क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें इस मेथड की डेफिनेशन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं हमारी क्लास के अंदर, उसको ही ओवरराइडिंग कहते हैं। हम डिटेल में ओवरराइड का मतलब समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म में। अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड में कॉल करा रही, तो जो भी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर
टू स्ट्रिंग मेथड की डेफिनेशन दी होगी वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। बट मैं चाहती हूँ कि ये टू स्ट्रिंग मेथड जो है मेरे अकॉर्डिंगली वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न करके दे, यानी कि मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि जो स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट को जब मैं टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कराऊं तो स्टूडेंट वन के अंदर क्या क्या वैल्यूज है, यानी कि नेम क्या है उस स्टूडेंट का, एज क्या है और आईडी क्या है, ये मैं चाहती हूँ कि ये रिटर्न करके दे। तो मैं इस टू स्ट्रिंग मेथड को वापस से रीडिफाइन भी कर सकती हूँ। देखो रीडिफाइन करने के लिए वापस आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, जनरेट में जाइए, देखिए जनरेट में ही दे रहा है आपको टू स्ट्रिंग मेथड का ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको तीनों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि सपोज मुझे सिर्फ आईडी देखनी है या सिर्फ नेम देखना है। ठीक है ना, अभी मुझे हालांकि तीनों देखने हैं तो मैं तीनों के लिए इसको पे कॉल कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या है, इसको आपने, ये आपकी ऑब्जेक्ट क्लास थी, उस ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड को आपने यहाँ पे ओवरराइड किया है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्लास ने जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो कैसे डिफाइन कर रखा था कि क्या रिटर्न कर दे, वो क्लास का नेम रिटर्न कर दे, ठीक है ना, और @ करके हैश कोड जनरेट कर दे हेक्साडेसिमल में, यही हमारा वैल्यू आ रहा था। लेकिन अब मैं इस वैल्यू को यूज ना करके, यानी कि इस ऑब्जेक्ट क्लास की डेफिनेशन को यूज ना करके मैं क्या कर रही हूँ, मेरे टू स्ट्रिंग मेथड को रीडिफाइन करके क्या दे रही हूँ कि जब भी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो तो वहां पे क्या रिटर्न हो, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट की आईडी। अब देखिए हम वापस से इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब क्या प्रिंट होके आया है टू स्ट्रिंग मेथड में, स्टूडेंट इज इक्वल टू कि स्टूडेंट का नेम है राम, एज है 25 और आईडी है 1। इसका मतलब अगर आपने खुद से रीडिफाइन नहीं कर रखा टू स्ट्रिंग मेथड को, तब तो वो जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसके टू स्ट्रिंग मेथड की वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा, यानी कि क्लास का नेम @हैश कोड। लेकिन अगर आपने टू स्ट्रिंग मेथड को रीडिफाइन कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे ये लिखे, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली, बस स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसने क्या करा, जैसे मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया तो एक पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल नहीं करेगा, ये जो इसके खुद के क्लास में जो मेथड बन रखा है उस मेथड को कॉल करेगा। और उस मेथड के अंदर क्या प्रिंट है, स्टूडेंट का नेम, एज और आईडी, तो वो यहाँ पे इसको सिंपली प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो ये था आपका टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप इस तरीके से मेथड भी रीडिफाइन कर सकते हैं। अब एक बार नोट्स में देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके java.lang पैकेज में। एवरी क्लास इन जावा इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास, ये भी हमने समझा। देखो ये एनिमल 2 जो है ये डायरेक्टली इससे डिराइव्ड थी, और जो कैट वाली क्लास है ये इससे इनडायरेक्टली डिराइव्ड थी। ठीक है, तो हर कोई क्लास जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस बाय डिफॉल्ट आपकी किससे डिराइव्ड होती हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। If a class does not extend any other class, then it is a direct child class of object, and if it extends another class, then it is indirectly derived। ये हमने समझ ही लिया। Therefore, the object class methods are available to all Java classes। ये हमने देख लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिराइव्ड होती हैं ऑब्जेक्ट क्लास से, इसलिए उसके जितने भी मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट के वो सारी जावा क्लासेस में अवेलेबल होते हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट क्लास वो कैसा एक्ट करती है, रूट ऑफ द इनहेरिटेंस हियरार्की इन एनी जावा प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट क्लास कैसी क्लास है, एक रूट क्लास है। ठीक है ना, इसके डिफॉल्ट मेथड्स हमने देखे, इक्वल्स होता है, हैश कोड होता है, टू स्ट्रिंग होता है एंड गेट क्लास होता है। गेट क्लास बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको बस क्लास का नेम रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, इक्वल्स और हैश कोड अभी हम देखेंगे। और टू स्ट्रिंग मेथड क्या कर रहा था, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट आप जिस तरीके से, अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो डिफाइन है टू स्ट्रिंग मेथड उसको रिटर्न करके दे देगा, और अगर आप रीडिफाइन करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने डेफिनेशन दी है वो रिटर्न करके यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर देगा। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, The two-string method returns a string representation of the object, often overridden for more informative output। देखिए ये भी यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड आपको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफन ओवररिडन। ऑफन ओवररिडन मींस क्या है कि मोस्टली टाइम क्या होता है, क्लासेस टू स्ट्रिंग मेथड को रीडिफाइन करती है अकॉर्डिंगली कि उनको किस तरीके का आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल्स एंड हैश कोड। ठीक है, तो इक्वल्स एंड हैश कोड समझने के लिए पहले हम इक्वल्स मेथड देखते हैं और फिर हम हैश कोड पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं। आई होप टू स्ट्रिंग मेथड सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं। सपोज इसका नाम है, सेम नाम नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट्स के, तो यहाँ पे इसका नाम है स्टूडेंट 2, और इसके अंदर भी जो डिटेल्स हैं वो सारी सेम ही है। अब मैं यहाँ पे चेक करवाती हूँ, इफ
स्टूडेंट 1, ठीक है, इक्वल टू स्टूडेंट 2, तब तो ये क्या प्रिंट कर दे, ट्रू प्रिंट कर दे, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट कर दे, फॉल्स, ठीक है। यहाँ मैं क्या चाह रही हूँ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तब तो रिटर्न क्या कर दे, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दे, मतलब प्रिंट कर दे फॉल्स, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ रन किया, क्या आ रहा है आंसर, और फॉल्स आ रहा है, जबकि हमारे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, देखो इनकी डिटेल्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, बट फिर भी इनका जो कंपैरिजन है वो क्या दे रहा है आपको कि ये फॉल्स है, यानी कि स्टूडेंट 1 जो है स्टूडेंट 2 के इक्वल नहीं है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यू ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड यूजिंग दिस, रिप्लेस दिस विथ इक्वल्स। इसका मतलब क्या है, जब आप इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कराते हैं तो वहां पे उनकी वैल्यूज कंपेयर नहीं होती, वहां पे क्या कंपेयर होते हैं, उनके रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या है, जो हीप मेमोरी है उसके अंदर स्टूडेंट 1 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, क्या स्टूडेंट 2 भी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि आपने स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों किसके थ्रू बनाए हैं, न्यू से बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हीप के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, यानी कि इनके रेफरेंसेस अलग होंगे। तो जब आप इक्वल टू ऑपरेटर से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इक्वल करवाने की या कंपेयर कराने की कोशिश करेंगे तो इनके रेफरेंसेस क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, और उस केस में आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं, जब आपका स्टूडेंट 1 ये आपकी हीप मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे जब स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दो ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, मैं S1 S2 से बता रही हूँ, स्टूडेंट 1 जो ऑब्जेक्ट बना वो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, और जब स्टूडेंट 2 बनेगा वो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। इन दोनों के रेफरेंसेस जो होंगे डिफरेंट होंगे। सपोज इसका मेमोरी लोकेशन है 0x01 और इसका है 0x02, तो ये रेफरेंस जब आप इक्वल टू लगा रहे हो, यानी कि S1 इक्वल टू S2 लगा रहे हो, इसका मतलब क्या कंपेयर हो रहा है, 0x001 सॉरी 0x01 इक्वल टू 0x02, तो दोनों रेफरेंसेस सेम नहीं है, इसलिए आपको क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स। क्योंकि आप न्यू ऑपरेटर से बना रहे हैं, न्यू ऑपरेटर की वजह से क्या हो रहा है, ये हीप मेमोरी के अंदर अलग अलग जगह लोकेशन हो रहे हैं। अब आप याद कीजिए जब हमने स्ट्रिंग क्लास पढ़ी थी, और स्ट्रिंग क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे विदाउट न्यू के बनाते थे, यानी कि जैसे अगर हम ऐसे लिखते थे स्ट्रिंग s इक्वल टू ए बी सी, इसी तरीके से स्ट्रिंग s2 इक्वल टू ए बी सी, तो जब हम बिना न्यू ऑब्जेक्ट के बनाते थे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लिख लूँ स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू ए बी सी, ठीक है। देखो तीनों की वैल्यू सेम है, एबीसी एबीसी एबीसी, लेकिन अगर आप इनको मेमोरी रेफरेंसेस अगर आप इनके देखें, ये हीप में आएंगे, ठीक है। हीप में अपने पास एक स्पेशल पोर्शन होता है स्ट्रिंग पूल, तो जो S और S2 होंगे, है ना, इसको S1 मान लीजिए जाए, S1 और S2 होंगे वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। क्यों, क्योंकि विदाउट जहाँ पे एबीसी स्टोर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया। लेकिन जब S3 आप S3 स्ट्रिंग को कैसे बना रहे हैं, स्ट्रिंग S3 जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बन रहा है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो जो S3 ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा, आपका हीप मेमोरी, जो एक्चुअल हीप मेमोरी है, मतलब नॉर्मल जो हीप मेमोरी है उसके अंदर बनेगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर जाके नहीं बनेगा। तो अगर आप S1 इक्वल टू S2 कराओगे तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इनके रेफरेंसेस सेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप S1 इक्वल टू S3 करवाएं या S2 इक्वल टू S3 कराएं तो हमेशा रिटर्न क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि रेफरेंसेस क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे इक्वल्स मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। ये इक्वल्स मेथड आपका कहाँ से आया, ऑब्जेक्ट क्लास से आया। तो यहाँ पे S1 डॉट इक्वल्स S3 करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम जो करवा रहे थे, दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करवा रहे थे, अगर हम इक्वल से करा रहे हैं तो वो रेफरेंसेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप कर रहे हो तो न्यू कीवर्ड से क्या होगा, इन दोनों के रेफरेंसेस यहाँ पे अलग होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको डॉट इक्वल्स करा दें, ठीक है ना, स्टूडेंट 1 डॉट इक्वल्स अगर हम यहाँ इसको करा देते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ठीक है ना। तो वापस इसको रन करा के देखते हैं। देखिए
लेकिन तो भी अभी क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जबकि हमने क्या करा, इक्वल इक्वल टू हटा दिया और डॉट इक्वल्स लगा दिया। जब हम स्ट्रिंग के अंदर ऐसा करते थे तो हमको क्या करता था, ये वैल्यूज कंपेयर करके दे देता था, और वैल्यूज जो अगर इक्वल होती थी, यानी कि इस केस में ये क्या कर रहा था, देखो S1 और S3 का रेफरेंस अलग है, लेकिन हम डॉट इक्वल्स मेथड से अगर S1 और S3 को कंपेयर करवा रहे तो वो क्या रिटर्न करके देते था, ट्रू। क्यों? क्योंकि S1 और S3 दोनों में क्या स्टोर है, ABC। लेकिन जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को और दूसरे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल्स मेथड कॉल करा रहे हैं, जैसे हमारी स्टूडेंट क्लास पे करवा रहे हैं, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके नहीं दे रहा। क्यों नहीं करके दे रहा, जबकि स्ट्रिंग में दे रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने इस इक्वल्स मेथड को यहाँ पे क्या कर रखा है, रीडिफाइन कर रखा है। रीडिफाइन मतलब अपने अकॉर्डिंगली रीडिफाइन कर रखा है कि अगर कभी कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल्स मेथड को कॉल कराए तो उसकी वैल्यूज को कंपेयर कर सके। लेकिन अभी क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कुछ भी रीडिफाइन नहीं कर रखा है, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी होगी वो ही यहाँ पे रन हो रही होगी। तो अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको रीडिफाइन करना है तो हम यहाँ पे इसको भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जनरेट भी नहीं, अगर आप यहाँ पे ऐसे भी करना चाहें कि हमें ये जनरेट करना है, तो देखो ये अपने आप आ गया, ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड का मतलब क्या हो गया, हम ऑब्जेक्ट क्लास से इसको वापस से रीडिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और तो ये देखिए, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट डॉट जावा क्लास थी, उसका इक्वल मेथड क्या देता था, दिस इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इक्वल मेथड डिफाइन है वो भी क्या कर रहा है, रेफरेंस ही चेक कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम अभी भी स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स स्टूडेंट टू भी कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, हमारा बेसिकली स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू का रेफरेंस ही कंपेयर हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इक्वल्स मेथड कैसा बनाना है जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कंपेयर कर सके, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस मेथड को रीडिफाइन करना है। तो हमने क्या करा, इस मेथड को यहाँ पे अब हम रीडिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो मेथड को रीडिफाइन करना है, इसको भी आप जनरेट कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जनरेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स आप अभी सिर्फ देखो इक्वल्स में इसने दो ऑप्शंस दिए कि आपको इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन चेक करना है या गेट क्लास। पहले हम एक बार इंस्टेंस ऑफ ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या, हमको जरूरी नहीं है कि आपको तीनों वैल्यूज कंपेयर करनी हो। सपोज आपको ये है कि आईडी अगर सिर्फ कंपेयर कर लेते हैं, अगर स्टूडेंट का नेम में अगर थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो चलेगा, लेकिन अगर अनटिल एंड अनलेस उनकी आईडी सेम है तो वो स्टूडेंट सेम ही है, ठीक है। बट अभी हम तीनों को ही कंपेयर करते हैं सपोज। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल्स मेथड का रीडेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले चेक करें इफ दिस इक्वल टू ओ। इसका मतलब जब स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स स्टूडेंट टू करा रहे हो तो दिस तो किसको रेफर करेगा, स्टूडेंट वन को, ठीक है। और पैरामीटर में आप क्या पास कर रहे हो, स्टूडेंट टू, यानी कि ओ के अंदर क्या मिल रहा है, स्टूडेंट टू। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्ट भेजा है, ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर करा रहे हो, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम है तो वो तो हमेशा रिटर्न ट्रू ही करेगा। देखो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देती स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स स्टूडेंट वन ही लिख देती, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम ही तो है। दिस जो है वो ऑब्जेक्ट ओ के ही इक्वल है, ठीक है। तो उस केस में तो ये हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर दो। बट अभी हमारा केस क्या है, स्टूडेंट टू से हम कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा चीज ये क्या चेक कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है क्या वो ऑब्जेक्ट सेम क्लास को बिलोंग करता है। यानी कि जो हम स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू कंपेयर कराना चाह रहे हैं, तो क्या जो ये स्टूडेंट टू है ये भी उसी क्लास को बिलोंग करता है जो स्टूडेंट वन को करता है, ठीक है। अगर ये केस नहीं है, यानी कि स्टूडेंट टू जो है किसी अलग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ क्या होता है, ये भी देखिए इसका खुद का ही एक प्रॉपर्टी है आपकी, जिससे क्या आप फाइंड आउट कर पाते हो कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या सेम जो क्लास है जो हम जिसके थ्रू उसको कॉल करा रहे हैं, क्या दोनों की क्लासेस सेम है। अगर क्लासेस सेम नहीं है तो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये कि अगर क्लास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ही अलग अलग क्लास के हैं तो ऑब्वियसली वो इक्वल वैल्यूज आपको रिटर्न नहीं करके देंगे। अदरवाइज इन दोनों केस के बाद दूसरा केस में हमने क्या करा है, अब देखिए हम क्या करवा रहे हैं, हमने इस इक्वल मेथड को रीडिफाइन करके क्या कर दिया, यहाँ पे आप कंपेयर करो कि क्या एज जो है वो स्टूडेंट की एज के इक्वल है, ठीक है। जो आईडी आपने पास करी है क्या वो स्टूडेंट आईडी के इक्वल है। और यहाँ पे हमने क्या करा, जो नेम्स है, अब देखो नेम के अंदर मैंने इक्वल मेथड लगाया, क्यों, क्योंकि नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है तो उसके ऊपर इक्वल इक्वल्स नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पे हमने डॉट इक्वल्स मेथड लगाया। लेकिन जो आईडी और एज है वो दोनों क्या है,
इंटीजर टाइप के हैं इसलिए वहां पे हम इनको इक्वल इक्वल से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है उसमें आप वैल्यूज को इक्वल इक्वल से चेक कर सकते हो, लेकिन क्योंकि नेम जो है हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, डॉट इक्वल्स मेथड। अब आप देखिए, अब हम वापस से स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को इसको कॉल करा के देखते हैं। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा लंबा है ये टॉपिक ना, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इक्वल्स मेथड बहुत जगह यूज होता है। देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया, अब ट्रू रिटर्न हो गया। अब ट्रू रिटर्न क्यों हुआ, क्योंकि अब जब ये इक्वल्स मेथड कॉल हुआ होगा तो ये इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स में ना जाके कहाँ पे जाएगा, जो आपने मेथड रीडिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं student1 डॉट इक्वल टू इक्वल्स student1 भी करूंगी, यानी कि खुद से कंपेयर करवाना चाहूंगी, तो भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। देखिए यहाँ पे ये वार्निंग भी यही दे रहा होगा कि आप खुद को ही कॉल करा रहे हैं, दैट मीन्स ऑलवेज ट्रू। तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज होता है, जैसे अगर मैं एज की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ 26 और फिर रन करके देखती हूँ, तो देखो तीनों वैल्यूज क्योंकि मैं कंपेयर करवा रही हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा भी वैल्यू के अंदर चेंज कर दिया, अच्छा अभी मैंने student1 को यहाँ कॉल करा लिया है, तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। स्टूडेंट टू में मैंने क्या करा, एज की वैल्यू चेंज कर दी, और इक्वल्स के अंदर में तीनों ही वैल्यूज को देखो, लॉजिकल एंड लग रहा है, यानी कि तीनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी तो ही ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन एज की वैल्यू अब मेरी डिफरेंट हो गई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यूज आपकी कंपेयर होंगी और ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी देखिए आप, जब हम इसको रन करते हैं, देखिए क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि अब जब student1 और student2 कंपेयर हो रहा होगा तो इनकी जो एज है, वो दोनों एज जो है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों कंडीशन में से ये एज वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और इसके फॉल्स होते क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि आपने क्या लगाया, लॉजिकल एंड लगाया है। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्वल्स मेथड, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रीडिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिफाइन हम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ओवर रिडन हो रहा है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड। ठीक है, नोट्स पे चलते हैं वापस। ये तो वो आपकी इक्वल्स मेथड की बात। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, द इक्वल्स मेथड इन जावा इज यूज्ड टू कंपेयर द इक्वालिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इट्स डिफाइन द ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइन होता है, एंड कैन बी ओवररिडन इन कस्टम क्लासेस टू प्रोवाइड मीनिंगफुल कंपैरिजन लॉजिक। देखो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइन था, बट हमने अपने अकॉर्डिंगली इसको वापस से रीडिफाइन कर दिया हमारी कस्टम क्लासेस के अंदर। ठीक है ना, और ये किस लिए यूज होता है, बेसिकली यूज फॉर लॉजिकली इक्वालिटी चेक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और अगर आपने इक्वल्स मेथड की कोई डेफिनेशन नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को कंपेयर करेगा। ये अभी हमने देखा है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये मेथड कैसा है, ये क्या कर रहा है, सिंपल रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है हमारा यहाँ पे हैश कोड। अब देखिए, अभी तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, अगर आप देखें हमारा जो सिचुएशन थी उसमें हमको 3 वैल्यूज कंपेयर करानी थी, यानी कि सिर्फ नेम, एज और आईडी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स मेथड को रीडिफाइन करा और इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करा लिया। लेकिन अब जब आप देखें, जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके अंदर आपकी 100 प्रॉपर्टीज और 1000 प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको आपको कंपेयर कराना होता है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप जैसे एक एक वैल्यू को अगर कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, तो सपोज आपको पता चला कि जो 99th प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो जो है वो नॉट मैच, मतलब वो मैच नहीं हुई, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वो दोनों 99th प्रॉपर्टी जो है वो मैच नहीं हुई। इसका मतलब पहले आप 1 से 98 तक मैच करवाते हुए चले और आपको 99th वाली पोजीशन पे पता चला कि जो प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं हो रही। या सपोज अगर आपको 1000 वैल्यूज मैच करवानी थी और 900 जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी मैच नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कितना टाइम कंज्यूम होगा, एक एक वैल्यू को आप मैच करवाते जाओगे और बहुत वैल्यूज को मैच करवाने के बाद कोई एक वैल्यू अगर मैच नहीं करेगी तो आपका जो है प्रोग्राम रिटर्न करके देगा आपको फॉल्स। तो इसमें आपका क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो इस टाइम को ही बचाने के लिए यूज किया जाता है हैश कोड। हैश कोड का बेसिकली मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, सपोज 1000 प्रॉपर्टीज हो, 100 प्रॉपर्टीज हो, कितनी भी हो, इन सारी प्रॉपर्टीज को मिला के एक वैल्यू जनरेट की जाती है, इसको हैश वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैश वैल्यू जो होती है क्या रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको मिला के एक जो वैल्यू बनती है वो आपकी हैश वैल्यू होती है। तो अब जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर वो उनकी दोनों की वैल्यूज जो है, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इनका हैश कोड क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या है, ये 1000 प्रॉपर्टीज या 100 प्रॉपर्टीज को चेक ना करवा के हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इन दोनों की हैश वैल्यू को चेक करा ले। हैश वैल्यू तो एक सिंगल वैल्यू है, अगर हैश वैल्यू सेम आ जाती है इसका मतलब तो
अगर हैश वैल्यू डिफरेंट आती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की हैश वैल्यू डिफरेंट आती है, इसका मतलब इनकी वैल्यूज डेफिनेटली क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर हैश वैल्यू सेम आती है तो दोनों चीजें हो सकती हैं कि वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो देखो ये एक यहाँ पे ट्रिविया है। क्या ट्रिविया है, एक बात ध्यान रखना, अगर सेम वैल्यू है तो हैश हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। सेम वैल्यूज पे हैश हमेशा, हैश कोड जो है या हैश वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आएगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो है हैश वैल्यू सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो उनका हैश वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है और हैश वैल्यू सेम हो जाती है, तब आप चेक करेंगे प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी की क्या ऑब्जेक्ट्स जो है वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, उनकी वैल्यूज अगर डिफरेंट है तब तो हैश वैल्यू उनकी डिफरेंट आएंगी, और अगर सेम है तो हैश वैल्यू उनकी सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट जनरेट्स एन इंटीजर हैश कोड रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज क्रूशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हैश बेस्ड कलेक्शंस लाइक हैश मैप। के अंदर ये काफी यूज होता है, ठीक है ना। और हैश कोड मेथड किस लिए यूज होता है, टू जनरेट अ यूनिक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको मिलाकर एक जो वैल्यू आप रिप्रेजेंट कराते हैं, वो ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम कहते हैं हैश वैल्यू, ठीक है। तो दो अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम है तो उनका हैश वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आएगा, ओके। तो यहाँ पे लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका इक्वल्स एंड हैश कोड के अंदर। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जब भी अगर इक्वल्स को ओवरराइड करते हैं तो आपको आपकी हैश को भी ओवरराइड करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इक्वल्स के अकॉर्डिंगली उस ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसलिए क्या होगा, जब भी इक्वल्स चेंज होगा यानी इक्वल्स ओवरराइड होगा तो आपका हैश कोड भी ओवरराइड होना चाहिए, ठीक है। ये रिकमेंड किया जाता है कि दोनों चीजों का, अगर आप इक्वल्स को ओवरराइड कर रहे हैं तो आप हैश को भी ओवरराइड करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो जब मैंने इक्वल्स को जनरेट किया था तो देखिए हैश अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया था। या फिर आप अगर राइट क्लिक करके जनरेट पे भी जाएंगे तो देखिए हमें जैसे गेटर सेटर मेथड है तो इनको अलग अलग जनरेट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब मैं इक्वल्स को जनरेट करना चाह रही हूँ तो ये क्या कह रहा है कि इक्वल्स अगर आप रीडिफाइन करना चाहते हैं तो आपको हैश कोड भी रीडिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैश कोड को रीडिफाइन करके इसने क्या कर दिया है, हैश कोड जो नेम एज और आईडी ऑब्जेक्ट के लिए, और उससे इन्होंने क्या है हैश वैल्यू बना दिया। अभी देखिए हैश वैल्यू कैसे बनी होगी, ये हैश कोड इसने कॉल कराया, ठीक है ना, ये हैश मेथड है और इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये क्या देगा आपको, इसकी इंप्लीमेंटेशन को ये बेसिकली सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल बेसिकली कैलकुलेशन होती है और उसमें ये क्या करता है, इस वैल्यू को इनहेरिट कर इस वैल्यू को कैलकुलेट करके नेम एज और आईडी की वैल्यूज को देता है, और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी हैश वैल्यू यहाँ पे जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू डिफरेंट हुई तो देखो हो सकता है हैश वैल्यू सेम आ जाए अगर दो वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन जो अगर डिफरेंट वैल्यूज है तो उनके लिए हमेशा हैश जो है वो डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना तब ज्यादा क्लियर होगा कि इक्वल्स और हैश कोड क्या होता है, और उसके अलावा पूरी ऑब्जेक्ट क्लास को ही आपको वैसे तो प्रैक्टिस करके देखना है ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो कि चीजें कैसे वर्क करती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।